नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अभी मैंने आपको खबर दिखाई थी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की खबर। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग में बीजेपी की विधायक अवैध वोट डालती है और उसको मतदान कक्ष में बैठे अफसर दोबारा बैलेट पेपर दे देते हैं। ये आरोप लगाने वाला कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, ये नवीन पटनायक जैसा एक बड़ा नेता, जिसका कद बड़ा है, जिसका सम्मान है। और कोई आजकल तमाम, मैं पूरी जिम्मेदारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आजकल तमाम जो छिछोरे नेताओं की भीड़ है उनसे भी बिल्कुल अलग। तो बैलेट बदल दिया जा रहा है, नोट बांटे जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार का ध्यान कहीं नहीं है। ज्ञानेश कुमार का ध्यान, जो उसे टारगेट दिया गया है बंगाल का, वो अपना टारगेट अचीव करने पर है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञानेश कुमार ने बंगाल समेत असम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी सभी राज्यों में चुनावों का ऐलान किया। लेकिन यह ऐलान होते ही जो पहली रात आई, पहली रात में कयामत बंगाल में नजर आया, बंगाल में दिखा। आधी रात में ज्ञानेश कुमार ने खेल किया। जितने ममता बनर्जी के टॉप अफसर थे, जितने टॉप अफसर, सबको एक झटके में साफ कर दिया। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, कोलकाता कमिश्नर, सबको साफ कर दिया। और फिर नए अधिकारी बिठा दिए गए। कुछ जगहों पर तो अभी अधिकारी नए बैठे भी नहीं है। खबर ये आ रही है कि वो खाली है, उस पर नियुक्ति की जाएगी। आप बताइए, जब आपके पास अभी कुछ ऐसे जगह बताए जा रहे हैं, कुछ पद ऐसे हैं नीचे कि जहां पर नियुक्ति के लिए अफसर नहीं इनके पास थे, लेकिन हटा दिया उनको पहले, ये किसके आदेश पर किया? आरोप तो सीधा सीधा है कि बीजेपी के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। और इसी वजह से आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो 12 सांसद सदन छोड़कर चले गए कि भाई साहब, ये डेमोक्रेसी जैसा चला रहे हैं आप लोग ज्ञानेश कुमार के सौजन्य से, मुबारक हो, हम रहेंगे तो आप कहेंगे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप लोग चलाइए डेमोक्रेसी और संसद को, हम जाते हैं। चले गए बाहर। 7 एईआरओ को सस्पेंड कर दिया। एईआरओ ईआरओ के बाद नंबर 2 पे होते हैं। 7 एईआरओ एक झटके में सस्पेंड। याद कीजिए कितने बीएलओ को सस्पेंड किया गया था नोएडा में। कौन थी? उन्हीं की सुपुत्री, डीएम नोएडा। और बाबूजी सीईसी हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। वो तुरंत 7 को सस्पेंड किए। टारगेट पूरा होना चाहिए, रहम ऐसे लोग कहां करते हैं। चलिए हेमंत जी को लाइए, मैं खबर दिखाऊं जरा आपको सारी और सुनवाऊं। स्वागत है हेमंत भाई। भैया लाइए, सबसे पहले राज्यसभा की क्लिप दिखाइए। 30 seconds, sir, because we don't want to disrupt. Sir, in the dead of night, the chief secretary, the principal secretary, the home secretary have been removed by the election commission, sir. They have all the power. They have all the power to do it. Sir, they have all the power to do it. They can also say, I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. No disturbing the house. In protest against what the chief election commissioner is doing, we, my party, the All India Trinamool Congress, is walking out for the day. क्या कहा उन्होंने कि मैं सफेद शर्ट पहना हूं? है उनके पास, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि तबादला कर दिया तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाने लगा, उधर से आवाज आई कि भाई उनका अधिकार है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का अधिकार ज्ञानेश कुमार से ज्यादा भाजपा को पता है। और उसी अधिकार का तो मिसयूज कर रहे हैं, यूज मिसयूज जो भी हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या अधिकार है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई उनके पास सारा अधिकार है, मैं व्हाइट शर्ट पहना हूं, इसको ब्लू शर्ट भी बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, सारे के सारे जितने हमारे सांसद हैं चले जा रहे हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो ये सदन। ये हुआ क्यों? खबर पे आते हैं, हेडलाइन लाइए। बंगाल में चुनाव से पहले मुख्य सचिव डीजीपी को हटाया, कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 अधिकारी बदले, आयोग बोला ये अफसर चुनाव से दूर रहेंगे। चलिए आगे चलिए, फरमान तो जो है मानना पड़ेगा।
चुनाव के ऐलान के बाद बंगाल में ताबड़तोड़ तबादले, डीजीपी कमिश्नर भी बदले। अब तक कितने ट्रांसफर, पढ़े पूरी लिस्ट। आगे चलिए, लिस्ट का हिस्सा कुछ दिखा देते हैं, लाइए। तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ईसीआई ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया। पहले मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया और अब राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। राज्य के डीजीपी, आईजी, पुलिस कमिश्नर कोलकाता के, उनको पद से हटा दिया गया। उनकी जगह नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मतलब ये जब तक है तब तक सौंपी नहीं गई थी, उसके बाद भले सौंप दी गई हो। चलिए आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पद से हटा दिया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नारियाला को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव बनाया गया है। चलिए आगे चलिए। प्रशासनिक फेरबदल के साथ साथ आयोग ने राज्य के पुलिस महकमे में भी बड़ा बदलाव किया। बंगाल के डीजीपी, एक आईजी रैंक के अधिकारी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का भी तबादला कर दिया गया है। इन अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी, जो चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए हो गया, नहीं तो आगे बच्चा लाइए। हाँ, ये देखिए, 7 एईआरओ अधिकारियों को किया गया निलंबित। चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए सीधे तौर पर 7 एईआरओ अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया। आयोग का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए जाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। अब ये सबको लग रहा होगा, दर्शकों को भी लगेगा कि भाई ये तो उनका अधिकार है और पारदर्शी करना है, लेकिन ये पारदर्शिता सिर्फ जिन राज्यों में भाजपा नहीं है, भाजपा का शासन नहीं है, वहीं पे चाहिए ट्रांसपेरेंसी। बाकी तो मोटे कंबल से ढक करके चुनाव करवा लो, बाकी कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। इस बार एक ऐलान है, मैं उस पर आगे चर्चा करूंगा, इसी कार्यक्रम में मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम लाएं। इस बार भी कई देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, कई देशों के। कल बताया था पीसी में ज्ञानेश ने कि कई देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं जो भारत की ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव को देखेंगे। मैं एक चुनौती और निवेदन दोनों है एक ही में, मैं आगे चर्चा आगे करूंगा, लेकिन यही ओपनिंग में ही कर देता हूं, इंट्रो में हिंट। एक चुनौती और निवेदन दोनों है कि क्या उन सारे जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, उन प्रतिनिधियों की मुलाकात अपोजिशन के साथ आप छोड़ दीजिए, हमारे साथ एक करने का मौका देंगे। हम आपसे निवेदन करेंगे, हम आपको आपके पास एक ऑफिशियल निवेदन भेज देते हैं, कहिए तो आप देंगे क्या उनके साथ मौका? इस देश की चुनाव प्रणाली पर, इस देश में कैसे चुनाव हो रहे हैं, हम भी उनके साथ, आप जो दिखा रहे हैं कुछ हम भी उनको दिखा दें, कुछ हम भी सुनवा दें, बाइट सुनवा देंगे। और हमारे मान लीजिए कि हम लोग उस योग्य नहीं है, कीड़े मकोड़े टाइप इस देश के आम आदमी है, तो क्या ये विपक्ष को भी, विपक्ष भी तो वैसे ही गूंगा बहिरा है भाई, हमको कई बार बहुत क्षोभ होता है इस पर। इन सबको जो विपक्ष में बैठे हैं, इनको तो एक ही डिमांड करनी चाहिए, चुनाव जैसे करवाना है। जितने दुनिया भर के लोग आ रहे हैं देखने के लिए, जरा उनसे हमारी मीटिंग करवा दो, मिलिए उनसे ना, जो आ रहे हैं प्रतिनिधि। क्यों नहीं मिलते आप लोग? जाके मिलिए उनसे। ये दिखा क्या रहा है, आप दिखाइए एसआईआर में क्या क्या हुआ है। जरा विदेशी प्रतिनिधियों के सामने भी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, विदेशी प्रतिनिधियों के सामने ममता बनर्जी खड़ा कर दे उन 100-200 को जितना दिल्ली लाई थी। ये देखिए, ये सब जिंदा है, मतदाता सूची काट दिए गए। दुनिया देखे ना ज्ञानेश कुमार का असली चेहरा। ऑफिस में बैठा के कॉफी पिला करके, रेड कारपेट बिछा करके तुम दिखाओगे अदम गोंडवी वाली बात, तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है? खैर, फिर मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं। इस खबर के बाद जरा कुछ रिएक्शन हम सुनवाते हैं। भैया बाइट लाइए, हेमंत भाई आ रहा हूं आपके पास। দেখুন, বিজেপির দেউলিয়া রাজনীতি ক্রমশ সামনে এসে পড়ছে। বিনিদ্র রজনী যাপন করছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তাদের শাখা সংগঠন জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গতকাল রাত থেকে যা যা আমরা দেখেছি, তাতে একটা জিনিস প্রমাণিত যে বিজেপির পায়ের তলায় জমি নেই, বিজেপি দেউলিয়া। বাংলার মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।
বাংলার মানুষের উপর তাদের কোনো আস্থা ভরসা নেই এবং তারা জানে নিশ্চিত পরাজয়ের সামনে। সেই কারণে ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে তড়িঘড়ি বদল। প্রথম বাঙালি মহিলা মুখ্য সচিব, যে নারী শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃতি ছাত্রী দক্ষ আইএএস নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে दिल। ये क्या बोले हैं, बांग्ला के दर्शक तो समझ गए होंगे। ये कह रहे हैं कि बंगाल के लोगों से बीजेपी कोई संपर्क नहीं है, इनकी हार तय है, लेकिन ये सामने से नहीं लड़ते हैं। इनके पास इनका एक निजी संगठन अपना है, वो चुनाव आयोग नाम का, ये उसके जरिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए ये देखिए आप, बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती थी, ममता बनर्जी ने, बंदोपाध्याय ने उनको बनाया था और उस महिला मुख्य सचिव को हटा दिया। ये बंगाल की महिलाओं और बांग्ला अस्मिता से देखिए राजनीति है तो जोड़ा तो जाएगा ही। अब जरा इमरान मसूद को सुनवाइए। सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल को काफी कह दिया है कि हटाने के लिए वहां पे। वो तो इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद। अब इलेक्शन कमीशन अपनी दादागिरी सिर्फ पश्चिम बंगाल में चलाएगा, बाकी जगह तो खुलेआम काम होना है, देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में आज ईडी की सर्चेस भी हो रही है, वो तो सब होगा, वहां सब कुछ किया जाएगा। क्या क्या वहां सब जो कर सकते हैं वो सब कुछ कर। चलिए एक और बाइट ले आइए, सागरिका घोष, फिर चलेंगे हेमंत भाई के पास और मुख्य हिस्सा अगले पार्ट में लाएंगे। The manner in which the election commission at night, at 4 a.m. at night, in the dead of night, has transferred the Bengal Home Secretary, has transferred the Bengal Chief Secretary. This is an elected government in Bengal. This is the government of Mamata Banerjee. It's an elected government. The election commission is misusing its powers. It has the power at the moment, but it is misusing these powers to damage the elected government in Bengal. We have raised this matter in the House, the transfer of the Chief Secretary and the Home Secretary in the dead of night. Our leader, Mr. Derek O'Brien, raised this issue in the House, and in protest, the All India Trinamool Congress today has walked out of Parliament for the whole day. The manner in which the Election Commission has conducted the SIR exercise, 50 lakh people are still on that adjudication list. They are being denied the right to vote. The basic right to vote is being taken away. The manner in which the Election Commission is acting in a blatantly partisan manner in Bengal, this will not work. The people of Bengal will give an answer to the Election Commission, to the BJP. The BJP will lose. The conspiracy of the BJP and the Election Commission will lose. The TMC will win. Khela hobe. चलिए तो आगे वही बता रहे हैं, डीजी कमिश्नर सबको हटा दिया गया। अगले हिस्से में पहला मैं सवाल इस पे लूंगा, अगले हिस्से में मैं वो जो मैंने शुरू कहा था कि भाजपा शासित राज्यों में कोई तबादले नहीं होते, आप जाओ सबूत लेके जाओ कि ये देखो बेईमान है, उचक्का है, नहीं तबादला होगा, नहीं होगा यहां बिना किसी कंप्लेंट के। हेमंत भाई, सवेरे 4 बजे अगर ये 9-10 बजे होता तो क्या, सवेरे 4 बजे तबादले के लिए, मतलब आप सोचिए ना, 18 घंटे अकेले मोदी नहीं काम कर रहा है इसमें, देश में कई लोग 18 घंटे काम कर रहे हैं। आशीष भाई नमस्कार। एक बार आपको याद होगा महाराष्ट्र में ऐसे ही शपथ करा दी गई थी जब आप सो के उठे थे हम सारे। तो जब शपथ हो सकती है तो अधिकारियों की ट्रांसफर भी हो सकते हैं। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? आपने बिल्कुल ठीक कहा, 18 घंटे क्यों, सिस्टम 24 घंटे काम करता है, ओवरनाइट काम करता है। और ठीक 11:15 घंटे के बाद आपको याद होगा 4:45 बजे कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी जब चुनाव आयोग ने घोषणा की, और उसके ठीक 11:15 घंटे के बाद यानी कि सुबह 4 बजे ज्ञानेश गुप्ता जी ने बैटिंग की शुरुआत की एज ए ओपनर बैट्समैन फॉर होम भारतीय जनता पार्टी। ये उनका काम है। मैं आपको कई बार कहता हूं, बहुत बार जब हम चर्चा करते हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार, हर एक चर्चा में, आशीष भाई ये एम्पायर नहीं है, ये ओपनर बैट्समैन है, उनका ओपनिंग ये करता है। वही सारी, एक आपने पहले गाना सुना होगा बहुत जब अपन पढ़ा करते, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, सुना होगा ना।
अब उसका नया रूपांतरण आ गया, खुल्लम खुल्ला लूट करेंगे हम दोनों। और वो दो कौन है वो दर्शकों को अच्छे से पता है। तो उसका एक बहुत छोटा सा अदना सा टूल है जिसको आप ज्ञानेश गुप्ता नाम का चीज कहते हैं। ये जो कुछ आपने देखा ना, इसको इतना हल्के से मत लीजिएगा। ये बेसिकली अगर इसको आप कुल मिला के नट शेल में करें, मैं कभी भी इस तरह की चीज नहीं करता, लेकिन आपको मैं कह के जा रहा हूं आज कि बंगाल के चुनाव की सारी व्यवस्था इस एक फैसले ने कर दी। ये ममता बनर्जी के तख्ता पलट का बिगुल है, इसको आप इस रूप में देख लीजिए। ठीक, पिछले चुनाव में जितनी वोट से बीजेपी को हराया था तृणमूल ने, उससे कहीं ज्यादा वोट आपको पता है एसआईआर में काटी जा चुकी, जो वोट का मार्जिन था दोनों पार्टियों के बीच। और अभी भी 50 लाख से ऊपर वोट जो अपने सूर्यकांत के जो अपने जजेस हैं वो उनकी जांच पे बैठे हुए हैं, जिसको आप डिस्क्रिपेंसीज बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट डिस्क्रिपेंसीज। वो एक पक्ष है। आज की तारीख में अगर आप बात करो, मुझे आप एक बताइए, मैंने तो चुनाव आयोग भाई साहब 20 साल कवर किया है। चुनाव आयोग में अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चुनाव आयोग में एक तरफा अधिकार नहीं है कि आपकी मर्जी आए, मेरे को आशीष चित्रांशी की शक्ल पसंद नहीं, आउट, मुझे फलाने की शक्ल पसंद नहीं, आउट, या मेरे को डिक्टेट है जहां से आना चाहिए। जो चाणक्य जी है ना, वो इसके भी चाणक्य है कि कौन रहेगा कौन जाएगा। ज्ञानेश गुप्ता को कहां से सपना आया कि इसको चीफ सेक्रेटरी बनाऊंगा? हु इज ही? तरीका समझिएगा। मैंने शिकायत की आशीष चित्रांशी जी की कि ये ठीक काम नहीं कर रहे। अथॉरिटी उसको देखेगी, उसकी प्रिलिमिनरी जांच करेगी, उसके बाद अगर हटाने का फैसला करती है तो कहेगी इस सीनियरिटी के 3 नामों का पैनल दीजिए मुझे। आपने देखा होगा, मतलब डीएम हो, रिटर्निंग अफसर हो, एसडीएम हो, जिस भी लेवल की पोस्ट हो, हर एक पे ये किया जाता है कि भाई ये इसको हम हटाएंगे, इसकी जगह आप हमें 24 घंटे के अंदर पैनल भेजिए, हमेशा होता। यहां देखिए आप, डीजी आउट, होम सेक्रेटरी आउट, चीफ सेक्रेटरी आउट, पुलिस कमिश्नर आउट, डीआईजी आउट। मतलब समझिएगा, स्टेट के अंदर 2 प्रशासन होते हैं, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एक झटके में पहले ही शॉट के अंदर सारे आउट, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सिंगल पार्ट आउट, उधर से डीजीपी, पुलिस कमिश्नर। फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? फिर चुनाव आयोग का नाम बदल लो, उसका नाम रखो, मैं सुझाव देता हूं मोदी जी को, इसका नाम चयन आयोग कर लो, चयन आयोग, सिलेक्शन कमीशन। इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन कर लो, ऐसी तो लगाना है। और यही काम 2018 से लगातार हो रहा है। कौन सा चुनाव ठीक हुआ बता दीजिए मुझे, कोई आके आर्ग्यू कर ले। कभी किसी में कोई मैनिपुलेशन, कभी कोई मैनिपुलेशन, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं वो ब्लेटेंट मैनिपुलेशन। आशीष भाई, मुझे केवल एक बात बता दिए कि आज तक इतिहास में यूनिलेटरली चुनाव आयोग ने कभी किसी स्टेट के अंदर इस तरीके से मास ट्रांसफर किया हो सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स के। इसके बाद एक सुझाव और देता हूं, इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन कमीशन कीजिए, और जो ये स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी है ना, चाहे आपकी चाहे किसी और की, उसमें जो आईएएस और आईपीएस जितने भी अधिकारी हैं, आपको पता ही है ऑल इंडिया कैडर होता है। ठीक, जब ये स्टेट में जाते हैं, स्टेट क्वार्टर में, तो स्टेट गवर्नमेंट उनकी नियुक्तियां करती है किसको क्या लगाना है। अगर चुनाव आयोग के जरिए खेला करना है तो फिर तो गृह मंत्री शुरू करते हैं डीसी एसपी लगाना, हर एक जिले में सरकार किसी की हो, बात खत्म हो गया, फेडरलिज्म भी हो गया और डेमोक्रेसी भी होगी। फिर क्या बचता है? ये वही तो तरीका है। 5 तारीख को क्या हुआ आशीष भाई? 5 तारीख को पहले गवर्नर बदला, गवर्नर गया, नया गवर्नर कौन आया? तमिलनाडु वाला, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या क्या कहा था कि इस आदमी की शपथ संविधान की है, लेकिन इसकी लॉयल्टी कहीं और है, और ये पॉलिटिकल ट्यून्स पे डांस करते हुए कानूनों के ऊपर हस्ताक्षर नहीं कर रहा। कितने बड़े बड़े स्ट्रिक्चर्स आए थे उसके खिलाफ। हम दोनों ने तो शो किया था, मैंने आपने तो मेरे ख्याल 1 से ज्यादा शो किए थे। तो उस दुर्दांत प्रतिभा को तमिलनाडु से उठा करके कोलकाता लाया गया। आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन बचा है क्या? वोटर लिस्ट का एसआईआर, एक जो मार्जिन था उस सारे को पहले कर चुके एसआईआर के नाम पर। जो बचा हुआ है, जो जीत सुनिश्चित करने के लिए है, उसका खेल अब इसके अंदर हो जाएगा, जिसको आप डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। हो गया ममता बनर्जी का काम, उसके अलावा कुछ करना है आपको। अकेली ममता है जो इनको, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे मैं मानूंगा कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की कमजोरी भी। जैसा आपने कहा ना कि इस तरह की चीज हो रही है पूरे देश के अंदर, विपक्ष इनका जीना हराम कर देता। जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव लूटा, ओपन एंड शट केस है। महाराष्ट्र का चुनाव लूटा, ओपन एंड शट केस है। बिहार के चुनाव में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, केवल निर्मला सीतारमण के पति का वो सुनवा दीजिए। उसके बाद भी अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि हमारा कहीं दाव लग जाएगा, तो इस खुशफहमी के लिए उनको मुबारक, हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं। बाकी
जो ये यहां पर किया है, फिर वही बात जो आपने कही, क्या ज्ञानेश गुप्ता और उनके दोनों जो साथी हैं किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में ऐसा सोच भी सकते हैं? करने की तो बात छोड़ दीजिए। सैकड़ों शिकायतें आती है भाई साहब विपक्ष की। आप तो हरियाणा के चुनाव में घूम रहे थे, कितने अधिकारियों की शिकायत की गई, क्या कोई बदला? क्यों? क्योंकि सारे आज की तारीख में नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि हो गए। कर लीजिए, क्या करेंगे? ये ज्ञानेश गुप्ता को कहां से सपना आया कि फला को हटा के फला को लगाना है? कहां से आया ये सपना? क्या उन्होंने कोई लिस्ट मांगी थी, या वो प्री डिटरमिन्ड थे कि ये जैसी घोषणा होगी चुनाव की उसके बाद मैंने ये करना है? मैं फिर वही बात कहूंगा जिससे आप नाराज होते हो। आप न्याय करें चाहे ना करें, न्याय करते हुए दिखने जरूर चाहिए। जो वो पर्दा है ना एक नैतिकता का, वो पर्दा भी उन्होंने उतार के फाड़ के फेंक दिया है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। नहीं, लेकिन मैं यहीं पे तो तारीफ करता हूँ, जिस चीज पे आप आलोचना कर रहे हैं मैं यहीं पे तारीफ करता हूँ। क्यों पाखंड करना? अरे डंके की चोट पे कहो कि हम बेईमान हैं, ये डंके की चोट पे सब कह रहे हैं ना। ये क्यों दिखना चाहिए? मैं इस फॉर्मूले के खिलाफ हूँ निजी तौर पर। ये मेरा निजी मानना है कि न्याय हम करें ना करें, लेकिन हम न्याय करते हुए दिखें, ये बेहतर नहीं है। मतलब हम न्याय न करें, किसी के साथ नाइंसाफी करें और दिखें हम कि नहीं नहीं हम तो एकदम न्याय प्रिय हैं, युधिष्ठिर हैं, हम धर्मराज युधिष्ठिर हैं। इन भाजपा की एक सबसे बड़ी खूबी इस दौर में आई कि इन्होंने सब हटा दिया, कंबल चादर सब हटा दिया, सब हटा दिया। एकदम खुल्लम खुल्ला, पहले ही बोले थे ना खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे तो खुल्लम खुल्ला लूट करेंगे। खुल्लम खुल्ला करेंगे भाई, किस बात का हमको डर है? खुल्लम अजय खुल्ला भाई, करेंगे। मैं कुछ और कह रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है चुनाव है। देखिए, आपने मुझसे काम लेना है नहीं, ये आपका विशेषाधिकार, इसमें कोई शक नहीं। आप मुझसे काम लीजिए मत लीजिए। अधिकारियों के मामले में चुनाव आयोग को किसी अधिकारी से काम लेना है नहीं, उसका विशेषाधिकार है, ये मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन उसकी जगह कौन आएगा उसको एक तरफा ढंग से आप कैसे तय कर सकते हैं? सवाल भैया मेरा मैं उसी पे आ रहा था, उसी पे। अभी तो हम आ गए इस पर कि दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए? जब बेईमान हो तो मैं इस बात को मानता हूं कि बेईमान को बेईमान ही दिखना चाहिए, नहीं तो किस चोर अधिकार चक्का आप दिखना चाहिए। आपको मैं अधिकार है अधिकारी लगाने का, लेकिन वो दूसरी मुझे बात है, मुझे वो दूसरी बात है। मैं दूसरी बात पे हूँ जो आप कर रहे हो ना कि दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। चोर है तो चोर दिखना चाहिए। और आज ज्ञानेश कुमार ने उस फॉर्मूले को मतलब मेरे मन के काम किया है, इसलिए क्योंकि जो है वो दिखा रहा है कि मैं ये हूं। वो दिखा रहा है, वो ढक करके नहीं, रजाई ओढ़ के घी नहीं पी रहा है, वो खुल्लम खुल्ला पी रहा है घी कि मैं घी पीऊंगा। क्या कर लोगे मेरे पीछे जाओ जो मोदी कर साहब? जाओ जाओ जो जो कर करना, लीजिए जाओ। कहाँ जाओ? करो। सुप्रीम कोर्ट जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओ, सीजीआई साहब बैठे हैं जाओ। तो ये जो आपने कहा, मैं वही उसी पर आ रहा था। वो बहुत लॉजिकल पॉइंट है, वो बहुत लॉजिकल पॉइंट है। जो हम तर्क और तथ्य पे अगर बात करें तो सुबह 4 बजे प्रोसेस क्या है कि 3 का पैनल आएगा, उसमें से एक चुन लेगा। हटाना है हमको, मतलब ज्ञानेश कुमार को हटाना है, ये उनके पास अथॉरिटी है, हटा दिए। लगाना किसको है? ज्ञानेश कुमार कार्मिक विभाग के तो मुखिया है नहीं। कार्मिक विभाग होता है जो अधिकारियों की नियुक्ति, वही नियुक्ति एंड कार्मिक नियुक्ति करना, हटाना, पोस्टिंग, ट्रांसफर, वही काम करता है। ज्ञानेश कुमार कार्मिक विभाग के तो मुखिया है नहीं ना, कि उनको पता हो कि कितने आईएएस हैं, कौन से आईएएस की वरिष्ठता कितनी है। आपको अगर डायरेक्ट ही आप सारी जो है ब्यूरोक्रेसी को लगाने वाले थे या लगा सकते थे, आपके पास सारी ब्यूरोक्रेसी है, तो आप एसआईआर के लिए अफसरों के नाम काहे मांग रहे थे? 8,500 कर्मचारी के नाम दीजिए, अफसरों के नाम दीजिए। आपको नहीं पता ना? चुनाव आयोग में उस संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जितना उसका क्षेत्र है, उसकी बात कर रहा हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इलेक्शन कमीशन है, वो किसी स्टेट के टोटल मैन पावर को नहीं, उसके पास थोड़ा होता है भाई खाता। आपको कैसे पता कि हम नंदिनी चक्रवर्ती को हटा करके लाएंगे धारियावाल को? धारीवाल जो भी है, कैसे पता है? इसका मतलब है कि आपको किसी, आपका कोई बॉस है, आपका कोई आका है, उसने कहा कि इसको हटा के इसको लगा दो, जाओ जाओ लगा दो। नहीं तो आप स्टेट गवर्नमेंट से मांगते, जो प्रोसेस फॉलो करते, जो अभी हेमंत जी ने कहा 3 नाम आता, 3 में आप किसी को लगा देते, अक्कड़ बक्कड़ कर लेते, आप अक्कड़ बक्कड़ कर लेते कैसे भी, तो हम आपत्ति नहीं करते। मैं आशीष भाई कुछ और कह रहा हूं। जो आदमी ये फैसले कर रहा है, जिस आदमी के नाम से फैसले हो रहे हैं,
उससे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार ये पूछा गया कि आपके खिलाफ इसी पार्टी ने महाभियोग का नोटिस दे रखा है। 4 बार पूछा गया। इस आदमी ने उसका एक लाइन का जवाब दिया कोई? और उस पार्टी की सरकार को, जो चुनावी संवैधानिक तौर पर चुनी गई सरकार है, वहां पर कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है, दैट इज ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, माइंड इट। उसके बावजूद भी उस सरकार की रहते हुए आपने चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। आपका अधिकार है, आपने नया किस अधिकार के साथ कैसे लगाया? वो अधिकार कहां पे है? तो डेमोक्रेसी नहीं। मेरा सवाल ये कि जिस पार्टी ने आपके खिलाफ महाभियोग मूव कर रखा है, उस सरकार को आप सिंगल पॉइंटेड, तो इसका मतलब आप क्या समझिए कि फिर डेमोक्रेसी कहां बची? मेरा तो सवाल केवल इस बात पे है कि अगर अमित शाह ने और आपने ही मिलकर लगाना है सारा कुछ, तो फिर एक काम करिए ना कि उस सरकार, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, बात खत्म होगी। रवि साहब आ चुके हैं राज्यपाल के तौर पर, ठीक। 4 बजे कहोगे 4 बजे शपथ दिला देंगे, 2:30 बजे कहोगे 2:30 बजे दिला के महाराष्ट्र में करके दिखाई थी, ठीक। और फिर वो क्या कह रहा था कि मुझे तो इन चीजों की परवाह नहीं है, पद्म भूषण विभूषण जिन्होंने शपथ कराई थी श्रीमान जी उत्तराखंड में, सुना था ना आपने ध्यान से। तो केवल मेरा आपको कहना ये कि इस चुनाव आयोग ने अपने आप को लाके खड़ा कर दिया है। मैं केवल उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका। शिवसेना के दल बदल के मामले में आपने देखा, एनसीपी के सिंबल के मामले में आपने देखा, महाराष्ट्र चुनाव में जो 2024 को पोस्टपोन किया लाड़की बहना का खेल करने के लिए, वो आपने देखा। नहीं तो हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव हमेशा इकट्ठा होता था। मतदाता सूची की जांच, उसमें खेल करना जो कर्नाटक में हुआ था, उसमें स्टेट का सीईओ कितने दिनों से आपसे सबूत मांग रहा है, आपने कोई दिया क्या? राजीव अग्रवाल हो चाहे ज्ञानेश गुप्ता हो, अब तक वो जो एसआईटी है वो धक्के खा रही है। जो उन्होंने मांगा था आपने नहीं दिया। जो संस्था एसआईआर का संचालन कर रही है, जो कंप्लीटली विवादों में पूर्णतः पक्षपाती है, वो अपने आप को संवैधानिक संस्था कह रही है। आशीष भाई, ये इस देश का सवाल है, ये इतना हल्का मामला नहीं है। आज की तारीख में ममता बनर्जी, आप समझ लीजिए, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती भाई। जाओगे कहां जाओगे? बात मन में क्या है? जाओगे कहां जाओगे? जाओगे तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ना, वहां पे सीजेआई साहब हैं, वो संविधान के विशेषज्ञ हैं, बात खत्म है। आप एक बात देखो, बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, बिरला ने क्या इवेंट किया कि मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, ठीक है। महाभियोग आया ज्ञानेश पे, इससे भी वही कहलवा दो कि मैं बंगाल चुनाव तक चुनाव आयोग के किसी भी मीटिंग में नहीं शामिल होऊंगा, किसी निर्णय में नहीं रहूंगा, किनारे बैठ जाता हूँ, वही नैतिकता यहाँ भी लागू होती है। वही नैतिकता यहाँ भी लागू होती है। 193 एमपीज, 193 एमपी लिख के दिए, 193 सांसदों का बाबी हो गए। अगर है नैतिकता तो वो अलग क्यों है, ये अलग कैसे है? ज्ञानेश गुप्ता को इमीडिएटली साइड हो जाना चाहिए जब तक ये क्लियर नहीं होता। तो नैतिकता इसलिए नैतिकता नहीं है क्योंकि वहां पर वो पीछे बैठ करके वहां पर भी एडजर्नमेंट मोशन वही फैसला कर रहा था और सामने पाल जैसे और तेनेटी जैसे लोग थे मौजूद। यहां पर रिस्क है कि इतना डेडिकेशन बाकी दो में, संधू में और उसमें होगा कि नहीं होगा। पता चले मामला इस लेवल पर जाकर के पता चले वो मांग ले वहां पे 3 का पैनल लाओ, संधू जाकर 3 का पैनल दीजिए, हमने जो पढ़ा था चुनाव आयोग की प्रक्रिया उसको हम फॉलो कर लेते हैं। ये निष्ठा शायद कहीं कमजोर पड़ जाए किसी में तो मामला गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर नैतिकता नहीं, बिरला वाले ने दिखाए थे, यहाँ पर कोई नैतिकता नहीं है। यहाँ पर ऑफिस आप छोड़ दो ना, महाभियोग आया है। एक ही पाखंड इस देश में बचा है हेमंत भाई, लोकतंत्र और चुनाव का। बाकी सब पाखंड खत्म कर दिया इन लोगों ने। एक पाखंड बचा है कि हम लोकतंत्र में हैं और यहाँ पर चुनावी लोकतंत्र है। यही पाखंड बचा है, इसको जिस दिन खत्म कर दिया उस दिन फिर आप जिससे मन करे तुलना कर लेना। मैं आपको एक बाइट सुनवाता हूं, गौर से सुनिएगा, अखिलेश यादव का। सुना दीजिए भैया, पूरा सुना दीजिए। अभी का है, आज का 1 घंटा। कोई पूरी जानकारी नहीं है। विदेश के मामले में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी अखबारों में कुछ बातें पढ़ते हैं, उससे कुछ जानकारी मिलती है। और जानकारी जो मिली थी एक समय पर कि $1 लाख किसी को दिए गए थे और उस पर कुछ आरोप लगे थे। यहाँ पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, तब भी कुछ आरोप लगे थे। तो अब जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो बताएंगे, सरकार उनकी है, उनकी जानकारी में होगा, मेरी जानकारी में कुछ नहीं। यूएस में आरएसएस को बैन करने की बात है, तुम पूरा सुन ही नहीं पाए तो फिर क्या करें? सर 5 राज्यों में चुनाव होना है, इलेक्शन कमीशन ने कई अधिकारियों को बंगाल से ट्रांसफर कर दिया है।
ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। मुझे याद है 2017 में उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने देखा है कि कितनी भी शिकायतें की हों, कितने भी आरोप लगाए हों, न उसकी जांच हुई और न किसी अधिकारी को हटाया गया, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी रहा हो, प्रमुख सचिव रहे हों, या डीजीपी रहे हों, या पुलिस के अन्य जिलों में अधिकारी रहे हों। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, माहौल बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, लेकिन बंगाल की जनता आदरणीय ममता बनर्जी जी को अच्छे वोटों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। तो सर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिखी काशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। मैं इसका जवाब सुबह दे चुका हूं। हम सब जितने लोग हैं और हमारे पत्रकार साथी भी जितने लोग हैं, सब चाहते हैं भारत रत्न मिले। चलिए, इसमें मुख्य बात क्या आई 17 में, बाकी तो कुछ अलग अलग विषयों पर भी था। बाइट एक और थी, कंट्रोल रूम ने एक ही लगाया, जिसमें केवल बंगाल की चर्चा थी। बेसिकली इसमें जो चर्चा की है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन सब चुनाव को तो मैंने मतलब निजी तौर पर एकदम कवर किया, लीड किया। तो 17 में सब एक लाइन से सारे घर के सारे बल्ब बदल डालूंगा टाइप एक विज्ञापन था ना, वैसे सारे बल्ब बदल दिए थे। उसके बाद कितनी बार आप भी पढ़े होंगे अखबारों में कि कितनी बार हुआ जो है चुनाव के या उपचुनाव के समय में एक खास जाति के ही लोगों की जो है वहां पर धमक रही, उनको वरीयता मिली। उसके बाद दो जाति, छुपा नहीं, यादव मुस्लिम, एकदम सीधा सीधा यादव मुस्लिम को जहां भी ऐसे कई चुनाव आए, उनको पूरी चुनावी प्रक्रिया से बाहर बिठा दिया गया। इस सब पर जो है सीईओ के दफ्तर तक मार्च किया है, चिट्ठियां लिख लिख के दी, एक भी तबादला नहीं हुआ। सिंगल इतने गंभीर आरोप, आप लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया से एक खास वर्ग को दूर रखना चाहते हो कि उसके अफसर नहीं रहेंगे, उसके कर्मचारी नहीं रहेंगे चुनाव की ड्यूटी में। मजिस्ट्रेट कौन रहेगा? एक जाति का आदमी रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर कौन रहेगा? ये सब कुछ आप तय करते हो और वो सारा लेकर के आपका पूरा ट्रेंड शिकायत लेके जाए, कोई एक्शन नहीं। आप करते रहो ना, करते रहो, क्या कर लोगे? बस एक ही लाइन आती है अंत में, या क्या कर लोगे तुम, यही लाइन। और ये लाइन एक अफसर, मतलब एक नौकरशाह बैठा हो, अगर वो इस मुद्रा में हो विधायिका के सामने कि जाओ क्या कर लोगे, मतलब विपक्ष के सामने क्या कर लोगे, जाओ, तो आप बताइए इससे बड़ा क्या सबूत है? आप बंगाल में हटा रहे हो, यूपी में भी जो है चुनाव आएगा 27 में, देख लेना कितने नाम दे देंगे अखिलेश यादव और कौन हट जाएगा। हेमंत भाई? नहीं आशीष भाई, मैं तो दूसरा कह रहा हूं, अकेले यूपी क्यों? अभी जो चुनाव है तमिलनाडु में भी है, अभी चुनाव केरल में भी है, अभी असम के अंदर भी है। वहां छिड़ के देखो एक बार, जरा पता लगे आपको। क्योंकि मूल टारगेट असम के अंदर तो अपनी सरकार होगी, तमिलनाडु में और केरल में पल्ले कुछ नहीं है, 5-7 जो भी आ जाएंगी प्रसादम समझ के ग्रहण करके छुट्टी हो जाएगी। वेस्ट बंगाल में क्यों, कैसे, किस कानून के तहत? और तमाम राज्यों के अंदर चुनाव। सरकार बनानी नहीं है आशीष भाई, सरकार काबिज होना है, सत्ता पर काबिज होना है। बंगाल, अब महाराष्ट्र में करके दिखाया, जहां नाम लेवा नहीं था लोकसभा के अंदर, हरियाणा में करके दिखाया, बिहार में करके दिखाया, मध्य प्रदेश में करके दिखाया। विपक्ष बयानबाजी करते रहो, मुलायम अखिलेश यादव के कहने से कि ममता बनर्जी दोबारा सीएम बनेगी, बन गई। तो ये राजनीतिक लफाजी और चीज है। देश का जो पूरे की पूरी डेमोक्रेसी वो भयंकर खतरे में है, कंप्लीटली हाईजैक हो चुकी है। और फिर मुझे वही शब्द कहना पड़ेगा आशीष भाई, दिस इज नॉट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इट्स एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। और चुनाव आयोग चयन आयोग है, इसको आप फॉर ऑल टाइम्स नोट कर लीजिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर वाले मामले को लटका के रखा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट वाले मामले को लटका के रखा हुआ आज तक, कब करोगे फैसला भाई? उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देश की चुनावी लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो प्रहरी है संवैधानिक तौर पर, वो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। उनके नियुक्ति के कानून अगर अंडर चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर उससे कोई ज्यादा जरूरी काम है, तो उनको मुबारक, मैं और आप तो क्या ही कर सकते हैं, देश की जनता को देखना चाहिए।
चलिए, एक हमने बोला था, मैं अपने शब्द को तुरंत चेंज करता हूं कि सरकार बनाना ना, सरकार बनाने आज से हम लोग हमेशा करेंगे, कोशिश करेंगे कि याद रहे हमारे दिमाग में भी कि सरकार हथियाना, अब सरकार हथियाने का कार्यक्रम, सरकार बनाना सब चेंज हो गया, अब सरकार हथियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो अब आगे देखिए, ये चुनावी जो अब समर शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं, अब ये समझो आप, ये कंटिन्यूटी में 2-2 महीने 4-4 महीने ब्रेक के साथ 2029 तक चलेगा, क्योंकि अभी ये खत्म होंगे, ये खत्म होते ही गुजरात, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड इन सब की बारी आएगी, वो खत्म होने के बाद थोड़ा सा गैप मिलेगा। तो अब लगातार 29 तक सरकार हथियाने कार्यक्रम चलता रहेगा और आप इसके साक्षी बने रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।